नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी मस्त चल रही होगी। बच्चों, हम क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 12th का। क्लास 12th आपको मालूम है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मन लगा के पढ़िए। अभी तक जो है मैंने सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन बैंक के प्रश्न सॉल्व करवाए, धातु निष्कर्षण जो यूनिट 6 है उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाए और एक जो है बहुलक, और अभी हम पढ़ रहे हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को दो पार्ट में कर लिया। पहले पार्ट में हमने जो है ये 3 क्वेश्चन पढ़े थे, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस, ये वाला और ये वाला। ये 3 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक, तो ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। इसमें तो हमको आयन्स के बारे में बताना था कि कौन सा आयन रंगीन है, कौन सा आयन रंगहीन है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जिस आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, वो रंगीन होगा। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो जो है वो क्या होगा, रंगहीन होगा। कुल मिला के जिन आयन का जो है D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन है वो जो होंगे वो क्या होंगे, रंगहीन होंगे। क्या होंगे, रंगहीन। बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आए D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 वो क्या होंगे, रंगीन होंगे। ये बता दिया था मैंने। तो इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी कि कौन से आयन रंगीन है और कौन से आयन रंगहीन है ना। ये दोनों जो हैं ये रंगहीन बताए थे, ये दोनों आयन क्या बताए थे, रंगहीन, क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, बाकी रंगीन बताए थे मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उसके अधिकांश यौगिक क्या होते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, अणुचुंबकीय। तो भैया यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको कल बताया था कि अणुचुंबकीय जो गुण है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो आयन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अणुचुंबकीय होगा। ये सारी चीज़ें हमने कल वाले वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ये वाला क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, अच्छे से सॉल्व किया था, समझा भी था हमने। चलिए तो हम बात करें अणुचुंबकीय गुण या चुंबकीय गुण की। अणुचुंबकीय गुण में जो अणुचुंबकीय की बात करें तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा, अणुचुंबकीय होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, प्रतिचुंबकीय कहेंगे। अणुचुंबकत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर चुंबकीय गुण मतलब चुंबकीय आघूर्णों को जो रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। और म्यू इक्वल क्या होगा, √n × n+2, √n × n+2। n यहाँ पर क्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n यहाँ पर क्या है भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अणुचुंबकीय गुण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। मेरी बात समझे आप, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अणुचुंबकीय गुण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको एक है तो यहाँ पर अनपेयर्ड म्यू इक्वल लिखेंगे √1 × 1+2 Bm। बोर मैग्नेट्रॉन इकाई है चुंबकीय आघूर्ण की। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.73। कितना आएगा, 1.73। अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 1.73। दो हो गए तो होगा चुंबकीय आघूर्ण 2.83। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपको चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा 3.87। और यदि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपको चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा 4.90। सॉल्व करेंगे अपन तो, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे वैल्यू रखेंगे तो 4 अयुग्मित। अगर आपके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखेंगे, n की जगह 5 रखोगे, यहाँ पर भी 5 रखना, यहाँ पर भी 5 रखना, तो आपको वैल्यू मिलेगी 5.92 मिलेगी। ठीक है। चलिए तो हम बात करें चुंबकीय गुण, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है, प्रतिचुंबकीय, और दूसरा क्या है, अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय बोले तो पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय कहे तो डायमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, मैंने बताया। प्रतिचुंबकीय में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। और अणुचुंबकीय मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे आ गया वो क्या हो गया, अणुचुंबकीय। ये यौगिक चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न के बराबर व विपरीत चुंबकीय आघूर्ण द्वारा निरस्त हो जाता है। अणुचुंबकीय यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जैसे हम डी की बात करें तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर 0 था, इसमें कुछ नहीं है, डी में खाली था, तो कुछ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो प्रतिचुंबकीय होगा वो वाला है। 1 है तो अणुचुंबकीय, 2 है तो अणुचुंबकीय, 3 है तो अणुचुंबकीय, 4 है तो अणुचुंबकीय, 5 है तो अणुचुंबकीय। अगर ये यहाँ पर जोड़ा बना दिया तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा। अब इसके पास 1 2 3 4 ही रहे, क्या रहे? 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और भर दूँ तो अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे? 3 रहे। अगर एक और यहाँ भर दूँ, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस कंडीशन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर यहाँ पे एक और भर दूँ तो सिर्फ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन और रहा अब अपने पास, और यहाँ पर भी भर दो तो इसको कह दूंगा D10 कॉन्फ़िगरेशन। और सभी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हैं तो वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। क्या होगा बेटा? प्रतिचुंबकीय। और इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित हैं तो वो क्या होंगे? अणुचुंबकीय। तो संक्रमण तत्वों के यौगिक प्रायः अणुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं प्रायः अणुचुंबकीय? क्योंकि डी जो है वो आंशिक रूप से भरा होता है। क्या होता है? डी आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए संक्रमण तत्व जो हैं वो क्या होते हैं? अणुचुंबकीय होते हैं। मेरी बात समझे? जैसे मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम का D1 कॉन्फ़िगरेशन रहता है। क्या रहता है? D1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो अणुचुंबकीय हो गया ये, ठीक है। D1 4s2 3D1, 4s2 3D1 स्कैंडियम का, ठीक है। अब इसमें से स्कैंडियम 3+ कर दूं तो ये वाले 2 निकल जाए और ये निकल जाए, तो उस कंडीशन में स्कैंडियम अणुचुंबकीय है, लेकिन स्कैंडियम 3+ ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। मेरी बात समझना, स्कैंडियम अणुचुंबकीय है, स्कैंडियम 3+ प्रतिचुंबकीय क्यों है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पर अपन बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? अणुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। ठीक है भैया, चलो। तो संक्रमण तत्वों के यौगिक जो है अणुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन तथा कोणीय समन्वय के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण म्यू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से निम्नलिखित सूत्र द्वारा संबंधित है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहाँ पर n जो है ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है भैया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Bm बोर मैग्नेट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। अतः संक्रमण धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि एक का है D1 कॉन्फ़िगरेशन है ना, D1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और एक का है D3 है, तो D3 जो है 1 2 3, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो किसका चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होगा? भैया D3 का चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलिए नेक्स्ट। संक्रमण तत्वों में रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अणुचुंबकीय गुण के बारे में चर्चा हो गई। अब भाई साहब हम कह रहे हैं कि संक्रमण तत्व क्या करते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंगीन आयन, रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था कि संक्रमण तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर भरा जाता है? n-1d उपकोष में। n-1d मतलब 4s में भरने के बाद 3d में भर रहे हैं, 5s में भरने के बाद 4d में भरते हैं, 6s में भरने के बाद 5d में भरते हैं। तो भैया अंतिम इलेक्ट्रॉन एक अंदर वाली कक्षा में भरते हैं, ठीक है। नाभिक हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इमेजिनेशन करते जाना बस, और कुछ नहीं करना। तो जैसे कि 4s में भरने के बाद अफबाउ के नियम के बाद फिर 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 ऐसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एक अंदर वाले कोश में भरते हैं। और डी जो है अगर आंशिक रूप से भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है? आंशिक रूप से भरा हुआ है। कहने के मतलब है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन हो, D2 हो, D3 हो, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो, D8 कॉन्फ़िगरेशन हो या D9 कॉन्फ़िगरेशन हो, D10 नहीं, D10 वाला तो क्या होगा? रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन। बाकी ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास तो वो जो होगा क्या होगा? रंगीन होगा। क्या होगा? रंगीन होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो बेटा जी
बात करें रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, तो अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन उनके यौगिक ठोस अथवा विलयन अवस्था में क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ठोस अथवा विलयन अवस्था में क्या होते हैं? रंगीन होते हैं भैया। क्यों होते हैं? एस और पी ब्लॉक तत्वों के यौगिक सामान्यतः सफेद होते हैं। क्यों होते हैं? एस और पी ब्लॉक के तत्व, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहता है, लेकिन एक और चीज होती है डी में। डी में होता है डी ट्रांजिशन। क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है, इसलिए ये रंगीन होते हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं भैया? ये जो होते हैं क्या होते हैं? सामान्यतः सफेद होते हैं। अब डी में क्या होता है? इसमें जो डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान से देखना, कितने होते हैं? 5। अब 5 में से इनकी स्प्लिटिंग होती है अलग अलग तरह से। क्या होती है? स्प्लिटिंग। तो 3 नीचे रह गए और 2 ऊपर रह गए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 नीचे रह जाए, 3 ऊपर हो जाए। तो नीचे वाले को कहते हैं अपन T2G ऑर्बिटल और ऊपर वाले को कहते हैं EG ऑर्बिटल। T2G और EG ऑर्बिटल कहते हैं। इन 5 का टूटना हुआ, 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर आ गए। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो वो एनर्जी पाकर, एनर्जी एब्जॉर्व करके कहाँ पर चला गया? ऊपर चला गया। तो इसको कह रहे हैं अपन डी ट्रांजिशन। और जब एनर्जी रिलीज वापस करके नीचे आएगा, इसके कारण जो है ये जो आयन्स हैं रंगीन होगा। क्या होगा? रंगीन होगा। ये चीज लिखी हुई है। रीजन, कारण, संक्रमण धातु आयनों का रंग। तो अपूर्ण डी कक्षक जब पूरे भरे हुए हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगा, तो वो तो ये रंगीन होगा ही नहीं। जैसे कि मैं बात करूँ कि Zn, तो Zn का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? लास्ट में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो Zn तो है रंगहीन होगा। Zn रंगहीन होगा। तो संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षक अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। संक्रमण धातु आयन दृश्य प्रकाश से कुछ विकिरण अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे में पहुंच जाता है। एक डी से दूसरे में अवशोषित करके एनर्जी पहुंचना संभव है, हो जाता है। इसे निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। संक्रमण तत्वों के संकुल या यौगिकों में सभी 5 डी ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल की ऊर्जा समान नहीं होती है। जुड़े हुए लिगेंड के प्रभाव में डी ऑर्बिटल 2 सेट में विभाजित हो जाते हैं, जिनकी ऊर्जाओं में थोड़ा अंतर होता है। 2 सेट में डिवाइड हो गए, थोड़ा अंतर होता है। एक सेट को क्या बोल दिया आप लोगों ने? DXY, DYZ, DZX। ये नीचे वाले इनको कह दिया DXY, DYZ और DZX। और ऊपर वाले को क्या कह दिया? DX², Y² और ये DZ²। इनको ये कह दिया DX², Y², DZ² की ऊर्जा अधिक होती है। तो यह क्रिस्टल विपाटन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो संक्रमण तत्वों के डी ऑर्बिटल अपूर्ण होने के कारण, अपूर्ण मतलब आधे भरे हुए, आधे या खाली मतलब आंशिक रूप से भरे हुए, अपूर्ण की कंडीशन में D1 से D9 तक की कंडीशन अपूर्ण है। अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन का एक कम ऊर्जा वाले सेट के डी ऑर्बिटल के दूसरे उच्च ऊर्जा वाले सेट के डी ऑर्बिटल में पहुंचना संभव है। मतलब कुल मिला के डी ट्रांजिशन संभव है। इस कार्य के लिए बहुत कम ऊर्जा आवश्यक होती है और इस ऊर्जा का अवशोषण दृश्य प्रकाश की सीमा में होता है। अतः जब सफेद प्रकाश इन संकुल या यौगिकों पर पड़ता है तो एक विशेष रंग के प्रकाश की ऊर्जा के रूप में अवशोषित करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की पदोन्नति में प्रयुक्त होता है। शेष प्रकाश के रंग उत्सर्जित हो जाते हैं। संकुल आयन या यौगिक का रंग उत्सर्जित विकिरणों के कारण होता है ना? किसके कारण होता है? उत्सर्जित विकिरणों के कारण। कुल मिला के हमने बात करी कि डी ऑर्बिटल की जो है स्प्लिटिंग होती है ना, अलग अलग कंडीशन में। ये 3 नीचे आ गए, 2 नीचे आ गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, कहाँ पर गया? ऊपर चला गया एनर्जी एब्जॉर्व करके। तो जब सफ़ेद प्रकाश इन संकुल यौगिकों पर पड़ता है तो ये विशेष रंग के प्रकाश की ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की पदोन्नति में प्रयुक्त होता है। शेष प्रकाश के रंग उत्सर्जित हो जाते हैं। संकुल आयन या यौगिक का रंग उत्सर्जित विकिरणों के कारण वापस अपनी लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से जंप करके, तो एनर्जी अब रिलीज हो रही, उत्सर्जित हो रही, तो उसी के कारण ये रंगीन दिखाई दे रहा है। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों का एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में पदोन्नति क्या कहलाता है? इसको डी ट्रांजिशन कहते हैं। डी से डी में जा रहा है, डी ट्रांजिशन। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि डी ट्रांजिशन के कारण भी संक्रमण तत्व जो है रंगीन होते हैं। ये हो रहा है डी ट्रांजिशन। डी संक्रमण में अवशोषित प्रकाश दृश्य प्रकाश की सीमा में होता है और यौगिक रंगीन दिखाई देता है। चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व, रंगीन वाला। मेरी बात समझे आप? नहीं समझे? समझ जाओगे आज, नहीं तो कल समझोगे।
ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, बड़ी मस्त यूनिट है। हाँ, संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। बढ़िया बात है। क्या होती हैं? अच्छी उत्प्रेरक होती है। सुना होगा आपने, संक्रमण धातुएं जो है अच्छी कैटलिस्ट होती है, उत्तम उत्प्रेरक होती हैं। उत्तम उत्प्रेरक होती है। क्यों होती है उत्तम उत्प्रेरक? इनकी जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इनको चूर्ण के रूप में किया जाए तो इनके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है। और ये जो है इनमें डी ट्रांजिशंस होता है ना। इनके अधिशोषण के लिए विस्तृत पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध होता है। इनके पास अधिशोषण के लिए विस्तृत पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है ये संक्रमण धातुएं। हम कहते हैं ना, आयरन की उपस्थिति में, मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो अधिकतर जो भी अपन रिएक्शंस देखते हैं उनमें संक्रमण धातुएं क्या है, उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाती हैं। और उत्प्रेरक तो जो होता है वो क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके जैसे कि समय लग रहा है तो उसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जल्दी। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में टाइम लग रहा है, कई साल लग जाते हैं कई रिएक्शन के उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो जैसे ही उत्प्रेरक डाला कि वो रिएक्शन जल्दी से संपन्न हो जाएगी। मेरी बात समझना। तो संक्रमण धातुएं एवं आयनों के उत्प्रेरक गुण निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है? संक्रमण तत्वों में अपूर्ण रिक्त डी कक्षक होता है। शर्त है ये, अगर अपूर्ण डी कक्षक नहीं रहता तो उत्प्रेरक का काम नहीं करता। जैसे हम जिंक की बात करते तो जिंक कहाँ पर, कैटलिस्ट के रूप में उपयोग में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिंक में जो है D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो डी कक्षक होते ये क्रियाकारकों के साथ अपने रिक्त डी ऑर्बिटल के द्वारा अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया, माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। एक निम्नतम सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला नवीन पथ, जैसे कि रिएक्शन हो रही है ऐसे, तो नवीन पथ के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। नवीन पथ अभिक्रिया के लिए उपलब्ध कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। ये अधिशोषण के लिए विस्तृत पृष्ठ क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, जो अभिकारकों को अधिशोषित करके उनकी सांद्रता में वृद्धि कराता है। मेरी बात समझे आप? नहीं समझे? समझ जाओगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब है लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइट संकुचन? लेंथेनाइट संकुचन, मेरी बात ध्यान से सुनना। लेंथेनाइट संकुचन के बारे में समझा देता हूं आपको बेटा। हम बात कर रहे हैं लेंथेनाइड संकुचन की। लेंथेनाइड संकुचन की ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि मेरी मेहनत जो है ये बच्चों के काम आए। वैसे मुझे फुर्सत मिलती नहीं है, समय निकालता हूँ आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए ये सेटअप लगा रखा है। ठीक है, अदरवाइज़ नो इनकम इन यूट्यूब। कोई ख़ास इनकम नहीं है यूट्यूब से, और मेरा शौक़ है बस कि बच्चों की हेल्प करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प करूं। अदरवाइज़ मेरे पास जॉब है, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी मेरे को कि मुझे पढ़ा के पैसा कमाना। ऐसे बच्चों के लिए मैं कि एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहा हूँ, ताकि उनको कई जगह जो है क्या पढ़ाया जा रहा है समझ में नहीं आता। यूट्यूब पर कई चैनल बने हुए, तो बेस्ट कंटेंट दें और अथेंटिक एकदम कंप्लीट उनको कंटेंट पढ़ाया जाए। तो उसके लिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कोशिश में आपको साथ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों, अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलिए बात करें लेंथेनाइट संकुचन की। तो लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्व उनको क्या कहते हैं? लेंथेनाइट। तो ये बात करें सीरियम 58, ध्यान से देखना। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो, तुम अब लौटो। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70 और 71। मतलब लेंथेनम 57 के बाद के जो ये 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे भैया, लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं। हो क्या रहा है, जब अपन F की जो बात करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, n-2f। कैसे बढ़ते हैं, n-2f में बढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है। ध्यान से देखना, इसकी पहली कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा है, मतलब सीरियम की बात कर रहे हैं तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा और ये है छठवीं कक्षा। तो इनमें जो क्या होता है लेंथेनाइड में कि 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में 4f में अपन स्टार्ट करते हैं। 6s में भरने के बाद 4f में स्टार्ट करते हैं। तो ये 6s में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अपन स्टार्ट किया कि 4f1, 4f2, 4f3। तो ये जो है मैंने अंदर 2 वाली कक्षा, अंदर वाली कक्षा आपको मालूम है वो अबाउ रूल्स के अनुसार 5s में भर ही देते हैं। 5s2 और 5p6 से तो कंप्लीट कर ही देते हैं। 5s2 5p6 ओके, 1 2 3 4 5 6 6s2 भरने के बाद में फिर 4f में भरते हैं। मतलब n-2f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब d की बात करते हैं तो n-1d यूज़ करते हैं। मतलब 4s में भरने के बाद 3d में भर रहे हैं, चौथी कक्षा में भरने के बाद फिर 3d में जा रहे हैं, इसलिए उसको कह रहे हैं अपन n-1d, इसको कह रहे हैं अपन n-2f। तो जैसे जैसे ये होता है कि यहाँ नाभिक है 58 है प्रोटॉनों की संख्या, फिर 59 है, 60 है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन कक्षाओं की संख्या वो की वही है। तो क्या होता है कि F1, F2, F3, F4, F5 तक जैसे जैसे अपन F में इलेक्ट्रॉन भरेंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ नाभिक आवेश बढ़ता जा रहा है। तो नाभिक आवेश बढ़ने के कारण नाभिक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता, इनका आकार छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि सीरियम का आकार, फिर प्रोज्मोडियम का आकार, फिर नियोडीनियम का आकार, फिर प्रोमीथियम का आकार, फिर समेरियम का आकार, फिर यूरोपियम का आकार, तो जैसे जैसे इधर चल रहे हैं वैसे वैसे इनके एटॉमिक साइज में कमी होती जा रही है। और इस एटॉमिक साइज में कमी होने को ही क्या कह रहे हैं अपन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। मेरी बात समझे आप, तो इसी को क्या कह रहे हैं अपन, लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइडों में डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके परमाणु या परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या में कमी होती जाती है। इस परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में होने वाली इस कमी को ही क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? तो अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या कह रहे भैया, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन जो मैंने बात करी थी, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। मतलब सीरियम बड़ा है, ल्यूटेशियम छोटा है सबसे। क्लियर है भैया? लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लेंथेनम से ल्यूटेशियम परमाणु अथवा आयनों के आकार या त्रिज्या में क्रमागत रूप से कमी होती जाती है। आकार अथवा त्रिज्या में इस संकुचन को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अतः लेंथेनाइड तत्वों में लेंथेनम का आकार सबसे बड़ा और ल्यूटेशियम का आकार सबसे बड़ा। इससे पहले क्या आ रहा है, लेंथेनम आ रहा है। तो लेंथेनम का आकार सबसे बड़ा और ल्यूटेशियम का आकार सबसे छोटा। लेंथेनाइड संकुचन का कारण, लेंथेनाइड तत्वों में नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, 4f, मतलब n-2f, मतलब 6s में एंट्री होने के बाद फिर 4f में जा रहा है। जो बाह्यतम से तीसरा वाला कक्ष है, बाह्यतम से तीसरा वाला, मैंने बताया था ना आपको कि जैसे ये न्यूक्लियस है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं कक्षा है। तो 6s में भरने के बाद में फिर 4f में जा रहा, तो इधर से 1 2 3 जो बाहर से तीसरा कक्ष है, बाहर की ओर से तीसरा कक्षक है ना, समझ रहे हैं ना। तो n-2f कक्षक जो बाहर से तीसरा वाला कक्षक है, जो नाभिक के आवेश में परिरक्षित करने में प्रभावी नहीं है। मतलब अगर इसकी जगह d होता
तो डी तो क्या होता है n-1 डी में इंटर करता, तो वो क्या करता है बाहरी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते। लेकिन एफ क्या होता है कि भैया ठीक है मेरे कारण जो है नाभिक आवेश बढ़ रहा है, और अगर नाभिक जो है बाह्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी कारण तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। डी में उल्टा होता है, अगर अंदर वाले एक डी में एंट्री करता है इलेक्ट्रॉन, तो डी क्या करते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, परिरक्षित करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि और साइज बढ़ जाता है कम होने के बजाय। तो बोले प्रोटॉन बढ़ रहे तो बढ़ रहे, हमारे कारण बढ़ रहे, कौन बोल रहा, डी वाले। तो डी में तो क्या होता है जैसे स्कैंडियम से अपन जिंक तक जा रहे, तो उनमें उल्टा हो रहा है, उनमें साइज लगभग क्या है समान है, इनमें साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। किसमें, स्कैंडियम से जिंक तक जा रहे हैं। तो यदि डी है तो, यदि डी है तो यह हालत हो रही D1, D2, D3, D4, D5, D10 में। और यदि एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो एफ में साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। एफ में साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है कि भैया F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 ये होता जा रहा है। मेरी बात समझे आप? चलिए टक से हट गया सा। इसका कारण क्या है, लेंथेनाइट संकुचन का कारण। लेंथेनाइट तत्वों में नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक अर्थात n-2f कक्षक जो बाह्यतम से तीसरा वाला कक्षक है, जो नाभिक के आवेश को परिरक्षित करने में प्रभावी नहीं है, जिससे यह नया आने वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु के साइज बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है। एफ ऑर्बिटल के आकार तथा मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉन कोश 5s2, 5p6, 5d1 के कारण नए आने वाले इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। अतः नए इलेक्ट्रॉन के आने से नाभिक के आवेश बढ़ता जाता है। जैसे F1 आ रहा है, F2 आ रहा है, F3 आ रहा है, नाभिक के आवेश बढ़ता जा रहा है, कोई बढ़िया बात है। नाभिक का सतत बढ़ता है और तत्वों एवं आयनों के आकार में संकुचन होता है, क्योंकि नाभिक के आवेश को संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं होता है। इस प्रकार लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक आयनिक त्रिज्याएं 1.06 अंगस्ट्रॉन से 0.85 अंगस्ट्रॉन तक क्या हो रही है, घट रही है। आयनिक त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। रेडियस क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। आगे बात करें भैया, अब लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम, बहुत भयानक परिणाम है भैया लेंथेनाइट संकुचन के। लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होता है कि इनको पृथक करना कठिन हो जाता है, पृथक है ना, सॉरी। लेंथेनाइट संकुचन के कारण परमाणु वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे घटने से इनके भौतिक गुणों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इन्हें एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। सॉरी, इनका साइज में डिफरेंस आ गया, और अगर साइज में डिफरेंस आ गया तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको पृथक किया जा सकता है। लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे घटने से इनके भौतिक गुणों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण इन्हें एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। यह फायदा हो गया। एक चीज और है ना, इनको पृथक किया जा सकता है। एक और क्या होता है कि जो इनकी जो ट्रांजिशन सीरीज होती है अपनी संक्रमण तत्व कि यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यहाँ पे स्क्रू टीवी सीआर में फेंको निकुंज ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ये मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड है, और बेटा ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। होना क्या चाहिए, नीचे चलने पर साइज बढ़ना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मैं ये कहूँ कि टाइटेनियम और जिरकोनियम में दोनों में बड़ा कौन है, तो जिरकोनियम बड़ा है। और जिरकोनियम और हाफनियम में कौन बड़ा है, तो हाफनियम बड़ा होना चाहिए। लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम इनके द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का साइज क्या होता है, समान होता है। क्यों समान होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, है ना। इनसे प्रथम और द्वितीय में तो अंतर आ जाएगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का साइज है वो संगत साइज इनका क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके बीच के जो 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, लेंथेनम 57 से
ल्यूटेशियम इगोतर तक के 14 एलिमेंट आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ हाफनियम 72 आता है, ठीक है, 39 और ये 40 है जिरकोनियम का, 39 और ये 40 है। तो मेरी बात सुनना, यहाँ लेंथेनम 57 है और 72, तो इनके बीच के जो लेंथेनम ये ल्यूटेशियम इगोतर तक के जो एलिमेंट आ रहे हैं, इनके बीच में एलिमेंट्स हैं ल्यूटेशियम इगोतर तक, है ना, तो उनके कारण क्या हो रहा है, साइज़ क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो लगभग इसका और इसका साइज बराबर होगा, इसका और इसका साइज बराबर होगा, इसका और इसका साइज। तो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के साइज लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके कारण हुआ ये, लेंथेनेट संकुचन के कारण। तो लेंथेनेट संकुचन के कारण एक ही समूह के द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के सदस्यों की परमाणु त्रिज्या में काफी समानता पाई जाती है। जैसे नियोबियम और टेंटेलम, ये नियोबियम और टेंटेलम समानता, मोलिब्डेनम और टंगस्टन साइज लगभग इनके समान है। होना क्या चाहिए था कि टंगस्टन का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू लेंथेनेट कॉन्ट्रिक्शन साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ल्यूटेशियम इगोतर तक आते आते फिर 72, 73, 74 साइज इनके इक्वल आ चुका है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया लेंथेनेट संकुचन और इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों में अंतर कहूं या डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर कहूं। संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व ये संक्रमण तत्व हो जाएंगे, ये संक्रमण तत्व और ये अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1, 2 कोश nm, इनमें 2 अंतिम कोश अपूर्ण होते हैं, इनमें 3 होते हैं, एक तो n-1 और n-2। समझ में आया ना, इनमें 2 होते हैं, इनमें 3 कोश अपूर्ण होते हैं f में। जब बात करें कि लाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक n-1 d1, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है d1 से d10 और ns1 2, और इनका क्या होता है n-2f, 1 से लेकर कहाँ तक बढ़ते हैं 14, और n-1 d में अलग अलग कंडीशन होते हैं 0 से लेकर 1 तक, और ये ns2, और बीच में सॉरी यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ns2, सॉरी n-1 में आएगा, तो इसकी जगह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f, 1 से लेकर 14, फिर n-1 में s2, p6, n-1 सॉरी p6 और d 0 से लेकर कहाँ तक, एक ही होता है 0, एक ही होता है इसमें सॉरी, और फिर क्या लिखेंगे ns2 कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका n-1d 1 से लेकर 10, ns12 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोश के डी कक्षकों में प्रवेश करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि n की वैल्यू यहाँ पर 4 लिखी, यहाँ पर जैसे ये लिखा मैंने n-1 d 1 से लेकर 10 और यहाँ पर ns1 से लेकर 2, तो यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 4 लिख रहा हूँ तो 4s 1 से लेकर 2 और n-1 मतलब 4 - 1 तो 3d 1 2 1 से लेकर 10। कुल मिला के ये कहने का मतलब कि एक अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डी में, इसमें 2 अंदर वाली कक्षा में 6s में भरने के बाद 4f में भर रहे हैं, 4s में भरने के बाद 3d में भर रहे हैं, या 5s में भरने के बाद 4d में भर रहे हैं, ये चर्चा होती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोश के डी कक्षकों में प्रवेश करता है, बढ़िया बात है। अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोश के f उपकोश में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्वों को सामान्यतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए ये दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 3 श्रेणियों में 3D 4D 5D में बांटा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में 4F और 5F में। ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था ये भी प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व कम स्थायी होते हैं एवं अधिकांशतः रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलिए अब है आपके पास हाजिर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आता होगा आपको, सिंपल है।
नाम लिखो, परमाणु क्रमांक लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पढ़ते ही आ रहे हो आप, कब से पढ़ते आ रहे हो, कब से पढ़ते आ रहे हो भैया, 11वीं में शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, अब्बाऊ का नियम पढ़ा होगा। बस इतना सा ध्यान रखना, बढ़ते जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते गए। यहाँ पे क्या किया, क्रोमियम का ध्यान रखा और कापर का ध्यान रखा। कापर में क्या किया, क्रोमियम में क्या किया कि एस का एक इलेक्ट्रॉन इधर इंटर करवा दिया। होना क्या चाहिए, होना चाहिए 3d4 और 4s2 होना चाहिए अगर आप अब्बाऊ के नियम से लिखे तो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज दिया तो अपना क्या हो गया 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए। और अगर 3d4 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता तो वो ऐसा ही होता। बाकी धीरे धीरे नीचे चलते गए वापस, कुछ नहीं, यहाँ पर चेंज आ रहा है बस। ये अपवाद है और ये अपवाद है, बाकी सीरियल से चल रहे हैं। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वेरी इंपॉर्टेंट है। और समझना हो तो मेरे जो हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के जो लेक्चर हैं वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ये तो बात हो गई थी पहले। संक्रमण तत्व वे तत्व जिनके परमाणु साधारण आयनों के अपूर्ण डी या एफ उपकोष होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जब डी उपकोष अपूर्ण भारित होता है तब इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जब एफ उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं तब इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। अब क्या होता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी Hg, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसका 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका 4d10 होता है और इसका 5d10 होता है कॉन्फ़िगरेशन। इनको कहते हैं अप्रारूपी संक्रमण तत्व। अप्रारूपी संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व किनको कहते हैं, जिनमें डी आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। इनमें तो डी पूरे भरे हुए हैं, तो बाकी जो है, बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी जो डी के जो एलिमेंट हैं उनको कहा प्रारूपी संक्रमण तत्व। प्रारूपी संक्रमण तत्व, क्योंकि संक्रमण तत्व में क्या होता है कि डी जो है वो आंशिक रूप से भरे हुए, तो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व में प्रारूपी और अप्रारूपी संक्रमण तत्व। बाकी जो डी वाले हैं ना सीरीज में, उनको प्रारूपी और ये अप्रारूपी संक्रमण तत्व। तो ये कहा क्वेश्चन बनता है कि स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक 30 संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिंक में डी ऑर्बिटल में पूर्ण पूरित है या पूरा भरा हुआ है, इसलिए डी को जो है मैं क्या कह सकता हूँ, इस जिंक को क्या कहते हैं, जिंक जो है वो संक्रमण तत्वों में नहीं गिना जाता है, इसे अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ गए कि जिंक, स्कैंडियम को संक्रमण तत्व कह रहे हैं लेकिन जिंक को नहीं है। जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिंक में डी क्या है, पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। जबकि स्कैंडियम में डी आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्कैंडियम का क्या होता है, स्कैंडियम 21 का D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है और जिंक 30 का D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेना तभी मज़ा आएगा पढ़ने का, अदरवाइज ऊपर से जाएगा। चलिए भाई साहब, संक्रमण तत्व जो क्या है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, वही कारण है इनके डी क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे रहते हैं और इनका जो अंतिम जो है n-1d और ns, इन कक्षाओं की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि 3d और 4s, इन दोनों की जो है एनर्जी में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए s के इलेक्ट्रॉन निकले फिर d के निकले, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन की बात करूं, आयरन 26, मेरी बात सुनना, आयरन 26 का लास्ट में क्या लिखता हूं मैं, 3d6 और ये 4s2। अब Fe2+ लिखूं मैं, तो Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, किसके, 4s के, तो 3d6 4s0 हो गया। अब Fe3+ लिखूंगा मैं, तो उस कंडीशन में क्या लिखूंगा, 3d5 4s0, 3d5 4s0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पर देखो आयरन Fe2 भी ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है
और Fe3+ दोनों शो कर रहा है, Fe2+ और Fe3+ दोनों शो कर रहा है। तो संक्रमण तत्वों में NS इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त N-1d, मतलब ये तो शो कर ही रहे, इलेक्ट्रॉन दे ही रहे यहाँ से, है ना, लेकिन अंदर वाले D वाले भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, उसके कारण भी ऑक्सीजन। यहाँ पर Fe2+ ऑक्सीजन अवस्था शो हो रही है, किसके? 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन अवस्था शो हो रही है, किसके कारण? 2 तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकला और एक 3d का इलेक्ट्रॉन निकल गया, कम पड़ गया। तो परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके N-1d और NS के ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। संक्रमण तत्वों में NS इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त N-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध के बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे Fe2 तथा 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात समझ में आई? 3d6 और 4s 3d5, 3d6 और 3d5, ये कौन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है भैया? 3d6 और 3d5, Fe2+, Fe3+। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास समय कम है, जाना है मुझे। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और थे। रंगीन आयन बनाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करूँगा। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को साथ में डिस्कस कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप डिस्कस करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा। आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद आएगी कि यार इसके बारे में तो हमने चर्चा करी थी, डिस्कस किया था, उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अगला जो आएगा अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के प्रश्न सॉल्व करवाऊँगा। और बेसिकली ये अभी जो MP बोर्ड ने जो दिया है उसका है, लेकिन ये सभी स्टेट्स के लिए उपयोगी है, यूज़फुल है। नॉलेज है, नॉलेज इज़ मस्ट, नॉलेज इज़ पावर, कहीं पर भी काम आएगा, चाहे किसी भी स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाए, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद।